हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम BHU बीकॉम इंटर्स 2020 का पेपर जो हुआ है उसका आंसर की आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम आंसर की डिस्कस करने चल रहे हैं उससे पहले आपसे कुछ बातें करना है। देखिए कि मैं एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कुछ क्वेश्चंस पे ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे हम कहें कि आपको लगेगा कि आपके अकॉर्डिंग आंसर कुछ होना चाहिए, मैं कुछ और बताया हूँगा, या मैं कहूँ कि अगर कुछ आंसर गलत बताए गए हैं कि जल्दबाजी में तो उसको करेक्ट किया जाता है। तो मैं उसके लिए आपसे हमेशा बोला हूँ कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार देख लिया करिए, अननेसेसरी आप अपने माइंड्स में डाउट्स मत क्रिएट करिए। और दूसरी चीज़ हम बोलें कि कुछ क्वेश्चंस पे ऐसे आपको हो सकते हैं लगे कि आंसर इसका कुछ और होना चाहिए, जबकि मैं कुछ और बताया हूँ। और मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि ये BHU के क्वेश्चन है बेटा, कि आप ये मान कर चलिएगा कि जो हम आंसर बता रहे हैं उसमें पूरा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही बताएं। यही गलती MCOM वाले स्टूडेंट्स की कि जब उनको आंसर मैं बताया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि सर यहाँ पे ये आंसर नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर है। जब आंसर की आया तो सबका रिजल्ट्स पता चला कि जो वो उम्मीद करके बैठे तो उससे बहुत ज़्यादा लो चला गया। कि इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। और मैं कहूँ कि अगर आप आंसर की का वीडियो देख रहे हैं तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, कि आप मिड में डिसीजन कोई भी मत लीजिए। कि अगर हम कह रहे हैं कि पिछले जो पार्ट हुए हैं उसमें कहीं पे कोई गलती हुई है तो उसका जो अगला पार्ट आने वाला है उसमें मैं करेक्शन कराता हूं। जैसे मैं कि अभी बताऊं कि जो पार्ट फर्स्ट था उसमें 4 क्वेश्चंस के आंसर्स पे डाउट्स हुआ था, तो उसको मैंने करेक्ट कराया है। वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अगर आप जाके चेक करेंगे तो मैंने वहाँ पे सही आंसर लिख दिया है। तो आप जरा भी घबराए ना करिए कि यहाँ पे अगर आप मेरे साथ ऐड है तो इस चीज़ की गारंटी रखिए कि आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी सही बताई जाएंगी। और पूरी कोशिश रहती जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको सही चीज़ें बताई जाए। हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ों पे टाइम लग जाए, तो उसके लिए आप पेशेंस बनाए रखिए बेटा, कि ये थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं भी पूरी कोशिश में लगा हूँ कि आपको चीज़ें सही बताऊँ, लेकिन जल्दबाजी भी, आपके मन में भी हड़बड़ी है कि नहीं सर थोड़ा सा जल्दी बताइए। तो जहाँ पे हमें डाउट्स लग रहा है कि हाँ कहीं पे आंसर में थोड़ा बहुत डाउट्स लग रहा है, क्वेश्चन फ्रेमिंग में डाउट्स लग रहा है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि देखिए बेटा यहाँ पे ये डाउट्स हैं, तो उसको मैं आने वाले समय में क्लियर करूँगा। तो इसलिए जब तक मैं कहूँ कि आंसर की का फाइनल पार्ट मैं अपने तरफ से कंप्लीट ना कर दूँ तब तक आप पेशेंस बना के रखिए, कि कहीं पर अगर आपको कुछ भी गलती लग रहा है तो आने वाले समय में आपका पूरा करेक्शन किया जाएगा। और दूसरी चीज़ बोलें कि बहुत से बच्चे कट ऑफ को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो बेटा मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, अपने तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं देने वाला हूँ कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, बिकॉज मैं पूरी चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ। कि इतने जल्दबाजी में मैं कोई भी अपने तरफ से कमिटमेंट नहीं दूंगा कि नहीं कट ऑफ इतना जाएगा। जब तक मैं हर एंगल से हर चीज़ों को एनालिसिस न कर लूँ तब तक मैं उसके लिए कुछ भी अपने तरफ से नहीं बोलने वाला हूँ। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 दिन का, कि अभी मैं जल्दबाजी में कुछ बोल दूं कि कट ऑफ कितना जाएगा और आने वाले समय में उसका एनालिसिस गलत निकले तो फिर आप ही लोग क्वेश्चन रेज करते हैं कि सर आपने तो गलत बताया। तो इसलिए मैं हर एंगल को एनालिसिस करते हुए फिर आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। तो अब चलते हैं जो हमारे अगले क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए करेक्ट। ठीक, देखिए जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत डाउट लगा है क्वेश्चन के आंसर पे तो उस क्वेश्चन पे मैंने टिक किया है। ठीक, और मैं आपको बताते भी चलूँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जो है, 69 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आपका क्वेश्चन नंबर 70 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए फिर से बेटा कि हम आपको वही चीज़ बताएंगे कि एग्जाम होने के पहले भी हम आपको इस चीज़ को पहले से कर सकते हैं कि आगाह किए थे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं जहाँ पे हम कहें कि नॉट ट्रू नॉट करेक्ट मीन्स इनडायरेक्टली आपसे फॉल्स पूछा जाएगा। तो और वैसा क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है। MCOM में तो 25% क्वेश्चन मीन्स 30 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 120। वही कुछ सिनारियो आप लोग के साथ भी बन रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट मीन्स इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल यूनिट्स, सही है। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन, गलत है। बाकी भी आप पढ़ लीजिए ऑप्शन कि इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्डर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सही है। कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सही होगा। मीन्स जो आपसे पूछा गया कि नॉट करेक्ट मीन्स फॉल्स जो है ये ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 71,
विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू डिसएडवांटेज ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। तो हम कहें कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन को डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फैशन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। इन अ सीमेंट फैक्ट्री, a steel mill, sugar mill and a leather firm combines together, it is example of। तो ये देखिएगा सर्कुलर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है बेटा, कि मीन्स कहे कि जहाँ पे अलग अलग यूनिट्स प्रोडक्शन करने वाले प्रोडक्ट को एक साथ आते हैं, मीन्स एक कंट्रोल के अंदर आते हैं, तो इस सर्कुलर कॉम्बिनेशन में आपका आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट 73। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सिंपल एसोसिएशन, यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें डाउट्स है, तो लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। विथ रेफरेंस टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मीन्स कि बिजनेस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए किसमें से कौन सा ऑड है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, मर्जर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 75। विच इज कॉल्ड चाइल्ड ऑफ डिस्ट्रेस। इस पे भी देखिए थोड़ा सा डाउट्स है, लेकिन ट्रेड एसोसिएशन यहाँ पे हमने आपको आंसर बता रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76। इन इंडिया द स्टेट नोन फॉर इट्स सैंडलवुड, मीन चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, तो ये कर्नाटका है। अब देखिए कि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं करंट इकोनॉमिक्स कर सकते हैं या करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, या हम इसे कहें कि जी के बेस्ड पे, आपका जनरल नॉलेज बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 77। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, 1952। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोबरा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस। मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी में ना तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। द फर्टिल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड। तो कहें कि 2 नदियों के बीच में जो उपजाऊ जमीन आपकी होती है उसे बोलते हैं दोआब। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81। विच इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। ये ध्यान दीजिएगा कटक में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। कि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 82 पे। हु डेवलप द इकोनॉमिक डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 83। द मैक्सिमम पीरियड फॉर वेज पेमेंट ऑफ वेज इज। वेज पेमेंट के लिए जो मैक्सिमम पीरियड है ये ध्यान दीजिएगा 1 मंथ है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। इन एन इकोनॉमी द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। तो हम कहें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कैसे आप करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज, मीन्स उसका स्वामित्व जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज को कर सकते हैं, बाइफरगेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वेर कॉन्स्टिट्यूटेड इन। किस ईयर में आया, 1965। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86। Which from the following is not a characteristics of capitalist economic system। तो यहाँ पे देखिएगा existence of competition, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में arise। अब ऑप्शन देखिएगा बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। इन इंडिया लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज एडॉप्टेड इन ईयर ऑफ। तो ये देखिए कि एलपीजी पॉलिसी जो आपकी आई थी 1991 में आई थी। इसके बारे में हमने आपसे बहुत डिटेल में कई बार डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बहुत बार पीडीएफ में टेस्ट में मिले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और कोर इंडस्ट्रीज। तो देखिए कि यहाँ पे कोर इंडस्ट्रीज की बात पूछा गया, तो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल, तो ऑल ऑफ द थ्री मीन्स हम कहें कि इंडस्ट्रीज में जो आपके आएंगे वो सभी आने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर और कंटेंट इन, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, द फैक्ट्री एक्ट 1946। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोग बहुत डिस्कस किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बेटा कि जो लोग कह सकते हैं कि शुक्ला एंड कंपनी की क्लासेस देखोगे या PDF सॉल्व किए होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अटैच रहे होंगे, तो आपका पेपर 100% अच्छा हुआ होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। विथ रेफरेंस टू सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एट ऑल करेक्ट, कि कहा जाए प्लानिंग के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे होगा, चेक ऑन हैस्टी डिसीजन मीन्स अतिशीघ्र निर्णयों पे रोक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92, इन द प्लानिंग प्रोसेस फॉलो अप इज, मीन्स हम कहें कि प्लानिंग प्रोसेस जो होता है उसमें फॉलो अप अनुगमन करने की बात आती है, कौन सा स्टेप है, तो ये लास्ट स्टेप है। मीन्स जब आप पूरा प्लानिंग फॉर्मुलेट कर लेते हैं पूरा हर चीज़ें, तो लास्ट में फिर उस प्लानिंग को क्या करते हैं, फॉलो अप मीन्स उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, तो ये आपका लास्ट स्टेप आएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 93, अ प्लान मेड बाय फॉरमैन इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर 4 पे गलत टिक लगा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा बेटा, लो लेवल प्लान, कि मीन्स हम कहें कि जो लो लेवल द्वारा बनाया जाता है, सुपीरियर लेवल या सुपरवाइजर लेवल पे जो बनाया जाता है वो फॉरमैनशिप का आता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, प्लानिंग इज जॉब ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, गवर्नमेंट ओरिएंटेड, पब्लिक ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, गोल ओरिएंटेड। मीन्स जब भी आप प्लान करते हैं तो कोई एक गोल को ध्यान में रखकर ही करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड एज वर्ब इट मीन्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, स्ट्रक्चर, कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को एज ए वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। अब देखिए ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हमने बताया कि मीन्स यहाँ पे जो आपका था क्वेश्चन, टेक अवे आवर फैक्ट्रीज, टेक अवे आवर ट्रेड, आवर एवेन्यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आवर मनी लीव्स नथिंग बट आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन 4 years वी शैल हैव री-एस्टैब्लिश्ड और सेल्फ, मीन्स कहने मतलब कि आप सब कुछ मेरा ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा संगठन मीन्स मेरे एम्प्लॉयज मेरे साथ छोड़ दीजिए, तो मैं फिर से उस सारी चीज़ों को प्राप्त कर लूँगा जो पहले मेरे पास थे। तो ये कॉन्सेप्ट या कथन किसका था, तो एंड्रयूज कार्नेज के द्वारा दिया गया है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, बिकॉज कि एंड्रयू कार्नेज जो हम कहें कि ये एक बिजनेसमैन थे, तो ये उन्हीं का कथन मुझे लग रहा है। ठीक, कि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन इज, तो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोशन होता है आपका, तो बॉटम टू टॉप मीन्स हम कहें कि नीचे से ऊपर की तरफ आपका प्रमोशन किया जाता है 1 by 1 स्टेप पे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये देखिए कि जो आपका है ऑप्शन नंबर 3, बॉर्न स्पॉन्टेनियसली, हम कहें कि इनफॉर्मल आपका स्वतः उत्पन्न हो जाता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है 3 करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन की अगर हम कहें कि एलिमेंट कौन सा नहीं, तो गाइडेंस, ऑर्डर, सुपरविजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्शन का एलिमेंट नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100, विथ रेफरेंस टू एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, मीन्स एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए कौन सा इसमें से ऑड है, मीन्स कौन सा विषम है, तो इन्वेस्टर्स ए एक्सटर्नल में आएंगे, कस्टमर एक्सटर्नल में, एम्प्लॉइज इंटरनल में आते हैं, सोसाइटी एक्सटर्नल, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, एम्प्लॉइज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 101,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि ये बात कीजिए कि कोऑर्डिनेशन का क्या आपका एडवांटेज नहीं है, तो हायर एब्सेंटेज मीन्स अधिक अनुपस्थिति की बात होती है, ये एडवांटेज नहीं। बाकी हम कहें कि सब एडवांटेज है कि हायर प्रोडक्शन आपका होगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगा, फिर लेसर स्ट्राइक्स होंगे, मीन्स जब आपका हम कहें कि कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो एम्प्लॉइज आपके हड़ताल पे कम जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। Who has called डायरेक्शन एज हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पे भी बहुत थोड़ा सा हमें डाउट है बेटा कि वैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा थियो हैमंड। तो देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि सर आज तो बहुत ज़्यादा आप बोल दे रहे हैं कि डाउट है। देखिए बेटा जहाँ पे हमें लगता है तो मुझे ज़रा भी संकोच नहीं होता है कि अपनी कमी को बताने में। ठीक, तो इसलिए मैं आपसे डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जहाँ पे डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में उस डाउट्स को क्लियर भी करूँगा, ये भी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 103 कि ऑल शुड मेक एफर्ट्स फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो एक बात कीजिए कि किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे थोड़ा हमें डाउट है कि मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वैसे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट लग रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर स्टैंड्स ए सिचुएशन, तो वहाँ पे बोला जाए कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे ऐसे तो देखा जाता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की बात आती है, और हम कहें कि आइडल कॉस्ट भी आपकी रहती है कि मीन्स अधिक आपका लागत नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है यहाँ पे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट 105। अ बजट विच इज फॉर्मुलेटेड ऑन फ्यूचर एजम्पशंस एंड नॉट द पास्ट रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड, तो ऐसे बजट्स को बोलते हैं मास्टर बजट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विथ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हम कहें कि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या नहीं संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, फिजिकल डेफिसिट। ठीक, कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 107 विच वन इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी व्यय नहीं है, बाकी बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सब आपके मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हैं। ठीक, ध्यान दीजिए फिर अगेन हम वही कहेंगे कि यहाँ पे देखिए कि नॉट से रिलेटेड जो कहें कि इनडायरेक्टली फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आपको मिल रहे हैं कि विच बैंक डज नॉट डील डायरेक्टली विथ द पब्लिक, अगर हम कहें कि डायरेक्टली पब्लिक से कौन सी बैंक नहीं डील करती, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हम कहें कि इंडिया का एपेक्स बैंक भी बोला जाता है या सेंट्रल बैंक बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 109। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट विच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विथ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, तो इसको आप बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू, देखिएगा फिजिकल पॉलिसी जो रिलेट करता है गवर्नमेंट रिवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट डज अ गवर्नमेंट बजट शो, अगर गवर्नमेंट के बजट के बारे में हम कहें तो ए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यूज के बारे में बताता है, मीन्स आने वाले समय में गवर्नमेंट कितना एक्सपेंस करने वाली है और उसको कहाँ कहाँ से हम कहें कि रेवेन्यू आ सकता है, वो एक्सपेक्टेड बताती है, मीन्स हम कहें कि अनुमानित जो होता है उसको बताता है गवर्नमेंट बजट। ठीक, और गवर्नमेंट बजट आपको पता हो कि हर साल जो है फैब में पेश किया जाता है। पहले क्या था कि फैब के लास्ट डे पे पेश किया जाता था, अब क्या किया जाता है कि फैब के फर्स्ट डे पे मीन्स 1 फरवरी को पेश किया जाता है, और इसको पेश कौन करता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 112। द इंडियन इनकम टैक्स इज, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स होता है एंड प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा आपका। अब डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष कर है, प्रोग्रेसिव का मतलब कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है, तो आपका यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। द हेडक्वार्टर ऑफ GST काउंसिल इज लोकेटेड इन, ये आपका न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। कि 114 द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 1948, 1948, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। कि क्वेश्चन नंबर 115 गुड्स वर्थ
2000 returned by Syam were taken into stock but no entry was passed. इट इज एरर्स ऑफ मीन्स कि गुड्स रिटर्न किया श्याम ने, वो तो हम स्टॉक में सम्मिलित कर लेते हैं लेकिन उसके लिए एंट्री नहीं पास किया गया, तो ये कहें कि एरर्स ऑफ ओमिशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116, परचेजेस आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कि आपका परचेजेस का फार्मूला पूछा है, तो अगर हम कहें कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला याद होगा तो आप परचेजेस का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम कहें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता था, आप याद करिएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बस आपको क्या करना है, ट्रांसफर करेंगे उस फार्मूले में, तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, ड्राइंग बाय द प्रोप्राइटर वुड, मींस कि हम कहें कि जब कोई भी बिजनेसमैन ड्राइंग करता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है, तो रिड्यूसेस बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 118, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब देखिएगा ऑप्शन, डिप्लेशन मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, नन ऑफ द 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, नन ऑफ द 3। अगर हम बात करें डिप्लेशन का जो है, तो ये आपका कह सकते हैं कि जो वेस्टिंग एसेट्स होते हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, ऑन 1 जनवरी 2015 मोहन परचेज्ड अ मशीन फॉर सम ऑफ ₹1 lakh and it's estimated that its life will be 3 years. He decided to write off depreciation at 40% on diminishing value of the assets. What is the residual value at the end of 3rd year? देखिए 3rd ईयर के लास्ट में आपसे पूछा है कि उस मशीन का क्या वैल्यू होगा, तो आप यहाँ पे क्या करिए कि 1 लाख पे पहले 40% निकालिए, तो माइनस कीजिएगा, मीन्स 40,000 आएगा, तो बचेगा बैलेंस आपका 60,000। 60,000 पे अगेन आप 40% निकालिएगा, तो वो आपका आएगा 24,000, तो उसे माइनस करेंगे तो बैलेंस आपका आएगा 36,000। तो 36,000 पे आप फिर से क्या करेंगे कि 40% निकालेंगे, तो वो माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 21,600, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। 21,600 रुपए 3 साल के बाद उस मशीनरी की वैल्यू होने वाली है। ठीक, तो अभी हम यहीं तक क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो जो आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, अब हम कहें कि अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, एंड फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं कंप्यूटर और मैथ्स के। तो मैथ्स के क्वेश्चन में तो हो सकता है कि मे भी थोड़ा हमें टाइम लगे, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं बहुत टफ आया, तो उसके लिए मैं कि मैथ्स के टीचर से ही बात करूंगा कि जो स्पेशलिस्ट हैं वही सॉल्व करके दे सकते हैं, क्योंकि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट मैथ्स का क्वेश्चन इस बार BHO एंट्रेंस में सॉल्व करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। ये मैं हर वीडियो में आपको बताऊँ, और फिर से वही कहूँगा कि जो मैथ का क्वेश्चन इस बार सॉल्व नहीं किया होगा वो BHO एंट्रेंस में प्लस पॉइंट रखेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मैथ के क्वेश्चन छोड़ कर आए हैं तो आप बहुत अच्छा काम करके आए हैं कि, और मैं पहले से भी कहता रहा कि क्वेश्चन छोड़ना चाहिए कि, और जो टारगेट मैं आपको देता रहा 100 to 120 क्वेश्चन, तो मैथ का क्वेश्चन भी आप छोड़ेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इजी क्वेश्चन रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले पार्ट में वीडियो के, कि वहाँ पे मैं बाकी आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर हम कहें कि अभी कोई ऐसा नया स्टूडेंट है जो पुराने पार्ट्स को मीन्स पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूं, वहां से बेटा आप देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब अगला पार्ट आपको आए तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मीन्स आपको परेशान नहीं होना पड़े, कि आपको पूछना नहीं पड़े कि सर अगला पार्ट आप कब देंगे, कि दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ठीक, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, गुड लक।